गांव घने जंगलों के बीच स्थित था। चारों ओर विचित्र सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव अचानक खाली हो गया हो। राजकुमार बलदेव उस गांव में खड़ा हुआ इधर उधर देख रहा था। आखिर इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव अचानक से खाली हो गया हो। इतना कहकर राजकुमार बलदेव आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक विशाल जलकुंड पर पड़ी। जलकुंड को देखकर वो चौंक गया। हैं? ये क्या? यहाँ इतना विशाल जलकुंड क्यों बना हुआ है? आखिर ये गांव कौन सा है? अगले ही पल जलकुंड के पानी में उथल पुथल होने लगी। पानी के भीतर से दो चमकती हुई बड़ी ही भयानक आंखें राजकुमार बलदेव को दिखाई दी। राजकुमार बलदेव चौंक गया और तुरंत म्यान से अपनी तलवार निकाल ली। हे भगवान, आखिर ये जलकुंड के भीतर ये कौन सी बला है? उसने राजकुमार बलदेव की टांग पकड़ ली। राजकुमार बलदेव ने पूरी शक्ति से तलवार से वार किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। विशाल मगरमच्छ राजकुमार बलदेव को पानी के भीतर खींच ले गया। अगले ही पल राजकुमार बलदेव की आंख खुल गई। वो सपना देख रहा था। राजकुमार बलदेव अपने कक्ष में बैठा हुआ इधर उधर देखने लगा। एक माह में ये सपना मुझे 3 बार आ चुका है। अब तो मुझे धर्मगुरु से मिलना ही पड़ेगा। समझ नहीं आता कि आखिर ये सपना मुझे बार बार आ क्यों रहा है। राजकुमार बलदेव ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन राजकुमार बलदेव महल में धर्मगुरु के कक्ष में पहुंचा। क्या हुआ राजकुमार बलदेव? आपके चेहरे का ये रंग उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? क्या बात है, बताइए। राजकुमार बलदेव ने अपना सपना विस्तार से धर्मगुरु को बताया। बात यह है गुरुदेव कि मुझे सपने में एक बड़ा ही विचित्र गांव दिखाई देता है। ये मान के चलिए कि चारों ओर सन्नाटा। गांव घने जंगलों के बीच में है और वहां एक विशाल जलकुंड है और उस जलकुंड के भीतर एक मगरमच्छ जैसा प्राणी है जो मुझ पर अचानक से हमला कर देता है। और ये सपना मुझे बार बार आ रहा है, बार बार। धर्मगुरु गहरी सोच में डूब गए। राजकुमार, तुम्हारा ये सपना कोई साधारण सपना नहीं है। इसका क्या अर्थ है ये मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूं कि ये सपना तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बहुत जल्द संभव है कि तुम्हें अपने जीवन में ऐसा ही कोई गांव देखने को मिले। चलो, इस पर अधिक विचार मत करो और स्वयं को नियति के हवाले कर दो। राजकुमार बलदेव कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा धर्मगुरु, आज्ञा दें। इतना कहकर राजकुमार बलदेव धर्मगुरु के कक्ष से बाहर निकल आया। महल के बाहर मौसम बड़ा ही सुहावना था। क्या बात है, आज मौसम तो बहुत ही अच्छा है। आज तो मुझे जंगल में शिकार करने जाना ही चाहिए। चलो, मंत्री जी को भी साथ ले चलता हूं। राजकुमार बलदेव मंत्री के कक्ष में पहुंचा। मंत्री जी, आज हमारा शिकार करने को मन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ चलिए और 2 सैनिकों को भी साथ ले चलिए। मंत्री ये सुनकर चौंक गया। राजकुमार, मैं क्या कहता हूँ, आपके पिताजी का देहांत कुछ समय पहले ही हुआ है। पूरे राज्य की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है, तो मेरे हिसाब से अब आपको शिकार के शौक थोड़ा कम करने चाहिए। महल में आपकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। दरबार चलाने की जिम्मेदारी, राज्य चलाने की जिम्मेदारी, ये सब आप ही की तो है। राजकुमार बलदेव मुस्कुराया।
अरे मंत्री जी, हम कौन सा जीवन भर के लिए शिकार खेलने जा रहे हैं या फिर जंगल में बसने के लिए जा रहे हैं? अरे जाएंगे, शिकार विकार खेलेंगे और दोपहर तक लौट आएंगे। और हाँ, शिकार का शौक तो हमारे पिताजी को भी था क्या, बहुत था। जब उनका मन करता था वो किसी महत्वपूर्ण कार्य की परवाह थोड़ी करते थे। अपना धनुष बाण उठाया और निकल लिए शिकार पे। मंत्री भी मुस्कुरा दिया। बिल्कुल अपने पिताजी पर गए हैं राजकुमार आप। मैं उनको भी समझाता रहता था, लेकिन वो भी कभी नहीं समझे, और मुझे विश्वास है कि आप भी कभी नहीं समझेंगे। राजकुमार बलदेव मुस्कुराता हुआ मंत्री के कक्ष से बाहर निकल आया। कुछ ही देर बाद राजकुमार बलदेव, मंत्री और 2 सैनिकों के घोड़े घने जंगल में दौड़ रहे थे। दोपहर का समय हो चुका था। राजकुमार जी, देखिए सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन एक भी ढंग का शिकार नहीं मिला। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, भटक ही तो रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब समय हो गया है, हमें महल लौट जाना चाहिए। शाम को नियमित रूप से राज दरबार लगता है, वहां आपकी उपस्थिति आवश्यक है। ये सुनकर राजकुमार बलदेव थोड़ा चिढ़ गया। अरे क्या राज दरबार, राजकाज, कामकाज लगा रखा है। जब मैं शिकार की बात करता हूं आपको कामकाज बहुत ज्यादा याद आते हैं। और आप जानते हैं मंत्री जी, जब तक मैं शिकार नहीं कर लेता तब तक महल वापस नहीं जाता। अगर आपको इतनी जल्दी है तो एक काम करिए, दोनों सैनिकों को लेकर महल लौट जाइए और आज रात दरबार का कार्य आप संभाल लीजिए। मैं जब तक शिकार नहीं कर लूंगा महल नहीं आऊंगा। जाइए आप। मंत्री चौंक गया। क्षमा करें राजकुमार, लेकिन आगे जंगल की गहराई का इलाका शुरू हो जाता है। मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। राजकुमार बलदेव ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री जी, ये हमारा आदेश है। हमने कहा जाइए मतलब जाइए, बिना सवाल किए जाइए, और जो कहा है वही कीजिए। जाइए आप। मंत्री चुप हो गया। वो दोनों सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। राजकुमार बलदेव ने अकेले ही अपने घोड़े को जंगल की गहराई की ओर दौड़ा दिया। राजकुमार बलदेव जंगल की गहराई में बहुत देर तक घोड़ा दौड़ाता रहा। तभी उसकी नजर दूर उठते हुए धुएं पर पड़ी। बस 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 बस। लगता है वहां दूर कोई आबादी है, लेकिन इतने घने जंगल में कौन रहता होगा। चलो चल। इतना कहकर राजकुमार बलदेव ने अपने घोड़े को और तेज दौड़ा दिया। कुछ ही देर में राजकुमार बलदेव का घोड़ा एक गांव की सीमा में प्रवेश कर गया। गांव को देखते ही राजकुमार बलदेव चौंक गया। हाँ, हे भगवान, ये तो वही गांव है जो मुझे सपने में दिखाई देता है। इसका मतलब ये गांव वास्तव में अस्तित्व में है। हो। राजकुमार बलदेव अपने घोड़े को गांव के भीतर ले गया। उसने देखा कि पूरे गांव में विचित्र सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ घरों से धुआं उठ रहा था, लेकिन बाहर एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है इस गांव में लोग रहते तो हैं, लेकिन आश्चर्य है कि बाहर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। तभी राजकुमार बलदेव की नजर उस विशाल जल कुंड पर पड़ी। वो अपने घोड़े से उतरा और धीरे धीरे चलते हुए जल कुंड के पास पहुंचा। हाँ, यही वो जल कुंड है जो मुझे सपने में दिखाई देता है। आखिर ये गांव है कौन सा? अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। राजकुमार बलदेव चौंककर पीछे मुड़ा। उसके सामने एक साधु खड़ा था। कौन हो तुम? प्रणाम, मैं केशव नगर का राजकुमार बलदेव हूं। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये गांव कौन सा है? साधु ने रहस्यमयी दृष्टि से राजकुमार बलदेव की ओर देखा। ये मंत्रों का गांव है।
ये सुनकर राजकुमार बलदेव चौंक गया। मंत्रों का गांव, ये तो बड़ा ही विचित्र नाम है। मतलब मैंने इस तरह के गांव के बारे में कभी नहीं सुना। वैसे मेरे दो प्रश्न हैं। पहला, ये किस तरह के मंत्रों का गांव है? और दूसरा, ये यहां इतना विशाल जलकुंड क्यों बनाया गया है? साधु कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है राजकुमार, और मैं ये कहानी सुनना चाहता हूं। साधु ने राजकुमार बलदेव की ओर देखा। ठीक है, तो फिर सुनो। साधु ने कहानी कहना शुरू किया। बहुत वर्षों पहले यहां एक नास्तिक राजा राज किया करता था। एक दिन उसने ऐलान कर दिया कि यदि उसके राज्य या जंगल में कहीं भी कोई साधु, संत या महात्मा दिखाई दे तो उसे तुरंत मार दिया जाए। अब राजा के आदेश से चारों ओर खलबली मच गई और सभी साधु संत एक स्थान पर एकत्र हुए और उन्होंने जंगल में छुपकर बसने का निर्णय लिया। वो सब यहीं जंगल की गहराई में आकर रहने लगे। साधु की आवाज में गंभीरता बढ़ गई। फिर क्या होता है कि यहीं उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन अपनाया, विवाह किए और इसी स्थान पर इस पवित्र जलकुंड का निर्माण किया। उस समय इस जलकुंड में साधु संत स्नान किया करते थे। साधु आगे बोलता रहा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर धीरे धीरे इस स्थान की आबादी भी बढ़ती चली गई। यहां रहने वाले साधु संत साधारण नहीं थे। उनके पास विशेष शक्ति और मंत्रों की शक्ति थी। राजकुमार बलदेव ध्यान से सुनता रहा। अब मंत्रों की सहायता से वो अपने मित्रों के साथ मिलकर बड़े से बड़े असंभव कार्य भी संभव कर सकते थे। साधु ने एक गहरी सांस ली। हाँ, जब भी कोई पीढ़ी समाप्त होने वाली होती, वो अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी को सौंप देते और देखते ही देखते यहां बस्ती से पूरा का पूरा एक गांव बस गया। राजकुमार बलदेव की आंखों में आश्चर्य था। अब यहां साधु संत नहीं रहते, लेकिन उनकी पीढ़ियां आज भी यहां निवास करती हैं। उनके पास आज भी मंत्रों का ज्ञान है और इसी कारण से इस गांव का नाम मंत्रों का गांव पड़ गया। राजकुमार बलदेव गहरी सोच में डूब गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गांव मुझे सपने में क्यों दिखाई देता है। इतना कहकर राजकुमार बलदेव ने अपना सपना साधु को विस्तार से बता दिया। साधु ये सुनकर चौंक गया। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि नियति तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है राजकुमार, और अवश्य ही इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। साधु ने जलकुंड की ओर देखते हुए कहा। आओ देखो, इस जलकुंड में वास्तव में एक दैत्य जैसा विशाल मगरमच्छ रहता है। वो कभी भी बाहर आ सकता है और गांव के किसी न किसी वासी को जलकुंड में खींचकर मार देता है। इसी भय के कारण गांव के लोग बहुत कम घरों से बाहर निकलते हैं। ओह, ये तो बहुत ही विचित्र है। अच्छा महाराज, आपने अभी कहा कि यहाँ के लोग मंत्रों में शक्तिशाली हैं, पीढ़ियों से मंत्र चले आ रहे हैं, तो फिर क्या इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो मंत्रों की शक्ति से इस मगरमच्छ का अंत कर सके? और ये दैत्य आखिरकार आया कहां से? यहाँ पे कैसे आया ये? साधु ने गंभीर दृष्टि से राजकुमार बलदेव को देखा। बात यह है कि कुछ समय पहले की बात है। सुबह का समय था। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। मोहन नाम का एक युवक, जो कि रोज की तरह इस जलकुंड में स्नान करने आया था। साधु की आवाज
धीमी और गंभीर हो गई। इतना कहकर साधु गहरी सोच में डूब गया। सुबह का समय था। चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी। मोहन अपनी रोज की आदत के अनुसार जल कुंड में स्नान करने के लिए वहां आ पहुंचा। जैसे ही वो जल कुंड के पास पहुंचा, अचानक रंग बिरंगी किरणों के बीच एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ। इस विशाल जलकुंड को देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और स्नान करने चली आई। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये जलकुंड केवल पुरुषों के लिए है और हमारे मंत्रों के गांव में इस जलकुंड में स्त्रियां स्नान नहीं करती, इसलिए तुम नहीं कर सकती यहाँ पे स्नान। क्या कर रही हो तुम? ये सुनते ही परी का चेहरा क्रोध से भर गया। बकवास मत कर। तू होता कौन है मुझे आदेश देने वाला? तू एक साधारण मानव है और मुझे रोकेगा? मैं इसी जल कुंड में स्नान करूंगी। इतना कहकर परी ने जल कुंड में छलांग लगा दी। ये देखकर मोहन क्रोधित हो गया। अरे मूर्ख परी, तूने इस जलकुंड में प्रवेश करके बरसों पुरानी परंपरा तोड़ दी है। अब तो तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। परी हंसने लगी। तो अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि साधारण मनुष्य मुझे चेतावनी देंगे। ओम रवाम रवेम रवाम। मोहन क्रोध में आ गया। उसने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़कर परी की ओर फूंक मारी, परी के शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। ये तूने क्या किया? कुछ ही पलों में परी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक विशाल दैत्य जैसे मगरमच्छ में परिवर्तित हो गई। मोहन भय से कांप उठा। हे भगवान, मैंने क्रोध में गलत मंत्र पढ़ दिया। ये तो श्रापित दैत्य बन गई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! अब न इसे सुधारा जा सकता है और न ही मारा जा सकता है। ये क्या कर दिया मैंने? अगले ही पल वो दैत्य मगरमच्छ जल कुंड से बाहर निकला। उसने मोहन को पकड़ लिया और जल कुंड के भीतर खींच ले गया। साधु महाराज ने राजकुमार बलदेव की ओर देखा। और तभी से ये गांव वीरान हो गया। भय के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। चलो, अब तुम भी यहाँ से जाओ राजकुमार। अगर वो दैत्य बाहर आ गया तो तुम जीवित नहीं बच पाओगे। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। राजकुमार बलदेव ने जलकुंड की ओर देखा। मैं भी तो देखूं, आखिर ये कौन सा दैत्य मगरमच्छ है जो हम पर वार करेगा। अगले ही पल विशाल दैत्य जैसा मगरमच्छ बाहर निकला। तूने गलत मनुष्य से पंगा ले लिया है दैत्य मगरमच्छ। आज तो तेरा अंत निश्चित है। अगले ही पल वो रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक सुंदर स्त्री बन गया। सुंदर स्त्री को देखकर राजकुमार बलदेव पलक झपकना भूल गया। दूर से साधु महाराज ये दृश्य देख रहे थे। वो दौड़ते हुए आए। अरे गांव वालों बाहर आओ। दैत्य मगरमच्छ से मुक्ति मिल गई है। सब लोग बाहर आओ। सभी गांववासी बाहर आ गए। परी धीरे धीरे राजकुमार बलदेव के पास आई। आपने मुझे श्राप से मुक्त करके बहुत बड़ा उपकार किया है, वरना मैं हमेशा इसी रूप में निर्दोषों की हत्या करती रहती। राजकुमार बलदेव परी को निहारता रहा। मांगो राजकुमार, तुम जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगी। तो फिर मैं तुम्हें ही मांगता हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मेरा नाम वसुंधरा है। मैं परी लोक की राजकुमारी हूँ। राजकुमार बलदेव
पहली ही नजर में वसुंधरा को हृदय दे चुका था। जब कोई परी किसी मनुष्य से विवाह करती है तो उसे परी लोक छोड़कर मनुष्य योनि में आना पड़ता है, लेकिन मैं तैयार हूँ। राजकुमार बलदेव मुस्कुरा उठा। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर एक विशाल मंडप सजाया। राजकुमार बलदेव और राजकुमारी वसुंधरा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद साधु महाराज धीरे धीरे राजकुमार बलदेव के पास आए। आपने इस मंत्रों के गांव को मुक्त किया है राजकुमार। जीवन में कभी भी किसी सहायता की आवश्यकता पड़े तो आप यहाँ आ सकते हैं। हमारे गांव में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जिन पर सही मंत्र उच्चारित किए जाएं तो मृत व्यक्ति को भी जीवन मिल सकता है। राजकुमार बलदेव मुस्कुराया। राजकुमार बलदेव अपनी पत्नी राजकुमारी वसुंधरा के साथ अपने महल की ओर प्रस्थान कर गया। राजकुमार बलदेव अपनी पत्नी राजकुमारी वसुंधरा को लेकर जब महल पहुंचा तो महल के बाहर उसका मंत्री खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। आइए 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 राजकुमार। अरे आप रात तक वापस नहीं आए तो हमें लगा कि कहीं आप किसी बड़ी मुसीबत में नहीं तो फंस गए। मैं सैनिकों को लेकर बस जंगल की ओर ही जाने वाला था। मंत्री की नजर राजकुमार के साथ खड़ी सुंदर स्त्री पर पड़ी। राजकुमार, ये आपके साथ में ये सुंदर कन्या कौन है? मंत्री जी, ये हमारी पत्नी है, यहाँ की महारानी राजकुमारी वसुंधरा। ये सुनकर मंत्री चौंक गया। पत्नी? तभी वहाँ धर्मगुरु आ गए। राजकुमार बलदेव ने धर्मगुरु और मंत्री को सारी घटना विस्तार से बता दी। मैंने तुमसे कहा था ना राजकुमार कि तुम्हारा सपना तुम्हारे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। इसका सीधा अर्थ यही था कि राजकुमारी वसुंधरा का श्राप समाप्त होना तुम्हारे ही हाथों में लिखा था। राजकुमार बलदेव मुस्कुराया। वो अपनी पत्नी राजकुमारी वसुंधरा को लेकर महल के भीतर चला गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ समय बाद राजकुमारी वसुंधरा राजकुमार बलदेव के पास आई। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं कुछ समय बाद आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर राजकुमार बलदेव अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद राजकुमारी वसुंधरा ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। समय इसी तरह बीतने लगा। एक दिन राजकुमार बलदेव अपने राज दरबार में बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक सैनिक आया। महाराज, महल के बाहर एक गरीब व्यक्ति बैठा है। वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि जब तक राजकुमार बलदेव स्वयं चलकर उसकी मुसीबत नहीं सुनेंगे तब तक वो वहां से नहीं उठेगा। राजकुमार बलदेव चौंक गया। लगता है कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत का मारा हुआ मनुष्य है। चलो चलकर हम स्वयं देखते हैं। आओ। राजकुमार बलदेव महल के बाहर पहुंचा। वहां एक गरीब व्यक्ति जमीन पर बैठा हुआ था। कौन हो तुम और तुम्हें क्या मुसीबत है, बताओ। महाराज, मेरा नाम सुखदेव है। मैं बहुत समय से आपसे मिलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आपके ये सैनिक मुझे राज दरबार में आने ही नहीं दे रहे थे। मैं बहुत समय से आपसे मिलना चाहता था। क्यों नहीं आने दिया तुमने इसे? हैं? हम तो अपने महल में राज दरबार साधारण प्रजा के लिए लगाते हैं, फिर इस व्यक्ति को भीतर आने से क्यों रोका गया, बताइए। सैनिक ने सिर झुका लिया। महाराज, बात यह है कि कुछ समय पहले मंत्री जी ने आदेश दिया था कि किसी भी आम नागरिक को राज दरबार में प्रवेश ना दिया जाए, तो और मंत्री ने ऐसा आदेश क्यों दिया? मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जब से राजकुमार बलदेव आम प्रजा के लिए राज दरबार लगाने लगे हैं तब से बहुत से लोग
गरीबी का बहाना बनाकर राजकोष से धन ले जाते हैं और आपकी दयालुता का लाभ उठाते हैं, इसीलिए। मंत्री जी से इस विषय में हमें बात करनी होगी। चलो फिलहाल इस व्यक्ति को ससम्मान सहित राज दरबार में लेकर आओ, हम इसकी समस्या वहीं सुनेंगे। लाओ। इतना कहकर राजकुमार बलदेव भीतर चला गया। सैनिक सम्मान के साथ सुखदेव को राज दरबार में ले आया। राजकुमार बलदेव अपने सिंहासन पर बैठ गया। अब बताओ बताओ सुखदेव, क्या मुसीबत है आपको? महाराज, महाराज, मैं बहुत समय पहले एक धनवान व्यापारी हुआ करता था। अचानक से मेरे व्यापार में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि मुझे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। मेरे गांव के जमींदार ने मेरी सारी संपत्ति खरीद ली। मैंने केवल एक घर अपने और अपनी पत्नी के रहने के लिए छोड़ रखा था। 10 वर्ष पहले मैं व्यापार के लिए दूसरे नगर चला गया और जब 10 वर्ष बाद लौटा तो मैंने अपनी पत्नी को सड़कों पर भीख मांगते हुए पाया। महाराज, राज दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज, जब मैंने उससे पूछा कि मैंने तो घर और धन छोड़ा था, तो मेरी पत्नी ने बताया कि मेरे जाने के बाद उसी जमींदार ने वो घर भी छीन लिया और सारा धन भी हड़प लिया। मुझे और मेरी पत्नी को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। महाराज, मैंने वो घर जमींदार को नहीं बेचा था। ये सुनकर राजकुमार बलदेव चौंक गया। ये बताओ, उस जमींदार का नाम क्या है? उसका नाम धनी राम है। राजकुमार बलदेव और अधिक चौंक गया। धनी राम? जहां तक मैं जानता हूं कि हमारे मंत्री का साला भी जमींदार है और उसका नाम भी धनी राम है। कहीं तुम उसी की बात तो नहीं कर रहे हो? क्यों? महाराज, मैं उन्हीं धनी राम की बात कह रहा हूँ, इसीलिए तो बड़ा घबरा रहा था कि आपसे मैं कैसे। राजकुमार बलदेव क्रोधित हो गया। मंत्री का साला हो या भाई, जो भी अन्याय करेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। राजकुमार बलदेव ने एक सैनिक की ओर देखा। सैनिकों, जाओ, मंत्री के साले धनीराम को अभी के अभी इसी समय यहां बुला कर लाओ। जाओ। कुछ ही देर में धनीराम राज दरबार में उपस्थित हुआ। राजकुमार बलदेव ने धनीराम की ओर देखा। क्यों धनीराम, सुखदेव जो कह रहा है क्या वो सत्य है? हैं? अरे महाराज, ये तो साफ साफ झूठ बोल रहा है। इसने अपनी सारी संपत्ति मुझे बेच दी थी और जिस घर की ये बात कह रहा है ना महाराज, वो भी इसने मुझे दिया था। मैं पागल थोड़ी ना हूँ महाराज। मंत्री जी से जुड़ा हुआ हूँ, आपसे जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी गलत हरकतें कैसे कर सकता हूँ? आप स्वयं सोचिए। महाराज, एक बात बताइए, जब संपत्ति खरीदी गई होगी तो लिखित कागज भी तो बने होंगे ना? यदि वो कागज बने हैं तो दिखा दिए जाएं, सत्य साबित हो जाएगा, सामने आ जाएगा। धनीराम, वो कागज दिखाओ। धनीराम घबरा गया। महाराज, अब बात ये है कि ये बात अब 10 वर्ष पुरानी हो गई है। अब कागज रखे थे तो रखे कागजों में दीमक लग गई। दीमक पूरे के पूरे कागज खा गए। अब मैं कहां से क्या दिखाऊं महाराज? राजकुमार बलदेव कुछ क्षण गहरी सोच में डूबा रहा, फिर वो मुस्कुराया। तुम सही कह रहे हो। राजकुमार बलदेव की नजर धनीराम के हाथ की अंगूठी पर पड़ी। अरे धनीराम, वाह भाई, तुम्हारे हाथ की अंगूठी तो बहुत सुंदर है।
यदि आपको ये अंगूठी पसंद आई तो मैं ये अभी आपको भेंट कर देता हूँ। अब महाराज, ये अंगूठी भला आपसे बढ़ के है क्या? राजकुमार बलदेव ने अंगूठी ले ली। ठीक है, चलो हम अभी आते हैं। राजकुमार बलदेव बाहर आ गया। उसने एक सैनिक को बुलाया और अंगूठी उसके हाथ में रख दी। सुनो, एक काम करो, ये अंगूठी धनीराम की हवेली में ले जाओ। वहां नीचे एक मुंशी बैठा होगा। अंगूठी दिखाकर उससे कहना कि जमींदार ने अभी इसी समय सुखदेव की 10 वर्ष पुरानी संपत्ति के कागजात मंगवाए हैं। जाओ लेकर आओ। सैनिक तुरंत रवाना हो गया। हवेली में मुंशी बैठा हुआ था। सैनिक ने अंगूठी दिखाकर मुंशी से कहा, मुंशी जी, ये अंगूठी देखिए। हाँ, जमींदार जी ने दी है और कहा है कि इसे दिखाकर आपसे कहूं कि इसी समय सुखदेव की 10 वर्ष पुरानी संपत्ति के कागज दे दीजिए। मुंशी कुछ देर बाद कागज लेकर आया। ये रहे कागज, ये लीजिए। सैनिक कागज और अंगूठी लेकर लौट पड़ा। सैनिक राजकुमार बलदेव के पास पहुंचा। राजकुमार बलदेव ने अंगूठी अलग रखी और कागज देखने लगा। उसके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। मेरा संदेह सही निकला। धनीराम ने झूठ बोला है। राजकुमार बलदेव कागज लेकर राज दरबार में पहुंचा। उसने कागज धनीराम के सामने फेंक दिए। ये लो, देखो इसको। धनीराम, तुम तो कह रहे थे कि कागजों में दीमक लग गई है, कागज खा गए दीमक। ये तो सुरक्षित है। धनीराम भयभीत हो गया। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। गलती हो गई महाराज। बिल्कुल नहीं, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने न जाने कितने लोगों की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है। राजकुमार बलदेव का स्वर कठोर हो गया। ये दरबार इस बात पर पहुंची है कि तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। 1 सप्ताह बाद तुम्हें सबके सामने फांसी की सजा दी जाएगी। सैनिक धनीराम को गिरफ्तार कर ले गए। राजकुमार बलदेव सुखदेव की ओर मुड़ा। सुखदेव, तुम्हें न्याय मिल चुका है। जिस घर पर धनीराम ने कब्जा किया था वो तुम्हें वापस दिया जाएगा। सुखदेव कृतज्ञता से भर गया और चला गया। उधर मंत्री को सूचना मिली कि उसके साले को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई है। मंत्री क्रोधित हो गया। कुछ कीजिए, नहीं तो 1 सप्ताह बाद मेरे भाई को फांसी दे दी जाएगी। अरे, मैं राजकुमार बलदेव को रास्ते से हटा दूंगा। ऐसा कैसे कर सकता है वो? मंत्री सीधे राजकुमार बलदेव के पास पहुंचा। राजकुमार जी, महाराज, मुझे जानकर ये बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने मेरे साले को भी दंड दिया। न्याय सबके लिए समान है, समान है, समान है। राजकुमार बलदेव मुस्कुराया। सही बात है, सबके लिए समान है और हमें तुमसे भी यही अपेक्षा थी मंत्री जी। मंत्री ने जेब से मिठाई निकाली। अच्छा राजकुमार जी, मैं आज सुबह सुबह मंदिर गया था, पूजा करके आया हूँ। आपकी पत्नी और आपके पुत्र की दीर्घायु की कामना की है। लीजिए महाराज, प्रसाद लीजिए, लीजिए। राजकुमार बलदेव ने मिठाई खा ली। अगले ही पल राजकुमार बलदेव तड़पने लगा और वो गिर पड़ा। मर गया, बड़ा अन्याय करने वाला। महाराज, महाराज! मंत्री मन ही मन मुस्कुराया। फिर वो शोर मचाने लगा। महल में हड़कंप मच गया। राजकुमारी वसुंधरा दौड़कर आई। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया?
धर्मगुरु ने जांच की। माफ कीजिएगा महारानी, लेकिन राजकुमार अब इस संसार में नहीं रहे। राजकुमारी वसुंधरा फूट फूट कर रो पड़ी। इन्हें जीना होगा। जो मर जाता है वो लौट कर नहीं आता। राजकुमारी वसुंधरा वहां से चली गई। काफी देर बाद वो एक साधु के साथ लौटी। वो वही साधु था जो मंत्रों के गांव में मिला था। साधु के हाथ में एक जड़ी बूटी थी। साधु ने राजकुमार बलदेव को देखा। इतने वीर पुरुष की मृत्यु किसी षड्यंत्र का परिणाम है। ओम। साधु ने जड़ी बूटी पर मंत्रोच्चार किया। उससे निकली जल बूंदें राजकुमार बलदेव के होठों पर टपकी। राजकुमार बलदेव ने आंखें खोल दी और उठ खड़ा हुआ। मंत्री भय से कांप उठा। हाँ, मेरे साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था मेरे साथ? राजकुमारी वसुंधरा ने सारी बात बता दी। राजकुमार बलदेव ने तलवार निकाली। सच सच बताओ, उस प्रसाद में क्या मिलाया गया था? क्यों मंत्री, क्या मिलाया था उस प्रसाद में? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, अपने साले को बचाने के लिए मैंने ये किया। राजकुमार बलदेव ने तलवार का एक ही वार किया। मंत्री वहीं ढेर हो गया। साधु रहस्यमयी मुस्कान के साथ लौट गया। कुछ दिनों बाद धनीराम को फांसी दे दी गई। राजकुमार बलदेव ने अपनी पत्नी राजकुमारी वसुंधरा के साथ न्यायपूर्वक राज्य चलाया। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।